कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस कोष की शाखाएं किसी भी देश में स्थापित की जा सकती हैं। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी स्थापना को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो घाटे वाले देश हैं उन मुद्राओं की व्यवस्था करना उनके लिए, जिनकी आवश्यकता उन देशों को इस घाटे को पूरा करने के लिए होती है। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों की, ऑब्जेक्टिव्स। समझौते के अनुच्छेद 1 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। इनमें से मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है राष्ट्रों में मुद्रा संबंधी सहयोग बढ़ाना। दूसरे नंबर पर आता है विनिमय में स्थिरता लाना। तीसरे नंबर पर है उत्पादन में वृद्धि करना। चौथे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार में सुविधाएं प्रदान करना। पांचवें नंबर पर सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। छठे नंबर पर विनिमय दरों में स्थिरता लाना। सातवें नंबर पर अविकसित देशों में पूंजी निवेश सहयोग को प्रोत्साहित करना। आठवें नंबर पर भुगतान संतुलन की अवधि को सीमित करना। और 9वें नंबर पर है विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें दूर करना। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, गठन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख 4 अंग हैं और वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आता है गवर्नरों का बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। कोष की सर्वोच्च सत्ता इस बोर्ड के हाथों में रहती है। इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य को प्रतिनिधित्व मिलता है और इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। बोर्ड द्वारा मुद्रा कोष की सामान्य नीति का निर्माण किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कार्यकारी निर्देशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मुद्रा कोष का दिन प्रतिदिन का कार्य संचालित करने के लिए 20 सदस्यों का एक संचालन मंडल होता है। इसमें से 5 स्थान उन देशों को दिए जाते हैं जिनका सबसे अधिक कोटा है। ये राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत तथा जर्मनी। शेष निर्देशक अन्य देशों से निर्वाचित होकर आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर। संचालक मंडल द्वारा एक प्रबंध संचालक का चुनाव होता है जो कोष के साधारण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। वह मुद्रा कोष का मुख्य अधिकारी होता है और उसके मुख्य कार्य हैं नए सदस्यों की भर्ती, सभी सदस्यों की मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन तथा किसी सदस्य का निष्कासन इत्यादि। और चौथे नंबर पर है कर्मचारी वर्ग, स्टाफ, जिनके बिना काम नहीं चलता। मुद्रा कोष के कार्यालय में सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं। तो इसके गठन में हमने इसके 4 अंग देखे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख 4 अंग हैं। सबसे पहले नंबर पर है गवर्नरों का बोर्ड, दूसरे नंबर पर है कार्यकारी निर्देशक, तीसरे नंबर पर प्रबंध संचालक और चौथे नंबर पर कर्मचारी वर्ग। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य की। फंक्शंस ऑफ IMF। मुद्रा कोष के जो कार्य हैं मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को विदेशी मुद्राएं बेचकर, उधार देकर उन्हें भुगतान संतुलन में होने वाले अल्पकालीन असंतुलन को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता आर्थिक संकट की स्थिति में दी जाती है। दूसरे नंबर पर है मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को अपने भुगतान संतुलन में होने वाले दीर्घकालीन असंतुलन को दूर करने में भी सहयोग देता है। ये कार्य समान दरों के निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा कोष सदस्य राज्यों की अर्थव्यवस्था में आधारमूलक परिवर्तन होने पर उन्हें अपनी मुद्राओं की समता दरें बदलने की अनुमति देता है। इस प्रकार सदस्य राज्यों के भुगतान संतुलन में होने वाले दीर्घकालीन असंतुलन को दूर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है मुद्रा कोष आर्थिक तथा मौद्रिक विषयों पर सदस्य राज्यों को परामर्श भी देता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक तथा सरकार के वित्त विभाग के उच्च पदाधिकारियों के लिए मुद्रा कोष सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। चौथे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राज्यों की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करता है, सूचना एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा उन पर अपने सुझाव देता है। पांचवें नंबर पर है मुद्रा कोष अपने साधनों की
तरलता को बनाए रखने का प्रयास करता है। छठे नंबर पर है मुद्रा कोष विभिन्न देशों की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देता है। और सातवें नंबर पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राज्यों को ऋण प्रदान करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो फंक्शंस हैं उनको कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सदस्य राज्य हैं उनकी वित्तीय समस्याओं का ये अध्ययन करता है, सूचना एकत्रित करता है, उनका विश्लेषण करता है और उनको आर्थिक सहायता देकर उनकी सहायता करता है। आर्थिक स्थिति जब किसी भी देश की खराब हो जाती है तो उन लोगों को, उन देशों को ये मुद्राएं देकर, कर्ज देकर उनकी सहायता करता है ताकि वो अपने विकास कार्य को सुचारू रूप से चला सकें। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राज्यों को ऋण प्रदान करता है। हम इसका मूल्यांकन करेंगे। एवल्यूएशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कई बातों के आधार पर इसकी आलोचना की गई है। सबसे पहले नंबर पर आता है कि कोष में अमेरिका का बहुत अधिक प्रभाव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा दी जाती है, तो इसलिए उसका प्रभुत्व भी जो है वो देशों के ऊपर रहता है। दूसरे नंबर पर है विभिन्न देशों का कोटा निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया जाता। इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है कि साइंटिफिक तरीके से विभिन्न देशों का जो आर्थिक सहायता करने का कोटा है वो निर्धारित नहीं किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है मुद्रा कोष में विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जो डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत कम जो है वो इसको सहायता देती हैं। चौथे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यक्षेत्र सीमित तथा संकुचित है। ये केवल चालू सौदों से उत्पन्न असंतुलित भुगतानों की समस्या को ही हल करता है। पांचवें नंबर पर है मुद्रा कोष डॉलर की दुर्बलता की समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। और छठे नंबर पर है मुद्रा कोष सदस्य राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। वह पिछड़े तथा विकसित देशों की तुलना में विकसित पश्चिम देशों को अधिक रियायतें देता है। तो आलोचकों ने मुद्रा कोष को क्या कहा है? धनवानों का क्लब, रिच मैन्स क्लब। यह अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे पूंजीपति देशों के आर्थिक हितों का अधिक ध्यान रखता है। इन आलोचनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और आर्थिक सहयोग एवं अनुशासन पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न राष्ट्रों को उनके आर्थिक संकट के दौरान की गई आर्थिक सहायता उन राष्ट्रों के लिए अविस्मरणीय रहेगी, ना भुला सकने लायक। परामर्श के क्षेत्र में भी कोष की सेवाएं उल्लेखनीय हैं और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 184 है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी और उस समय विश्व के प्रमुख ध्वस्त यूरोप के पुनर्निर्माण की समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अपना कार्य 1946 से ही प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं विश्व बैंक के उद्देश्य और उसके संगठन की। विश्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। उनमें से सबसे पहला उद्देश्य है सर्वप्रथम युद्ध द्वारा अल्प विकसित एवं विशिष्ट देशों को दीर्घकालीन ऋण देकर उनके पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना तथा विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य माना गया था। दूसरे नंबर पर इसका उद्देश्य आता है कि युद्ध के समय देश की आवश्यकताओं की प्रकृति को शांतिकालीन में बदलना, अर्थात युद्धकालीन आर्थिक व्यवस्था को परिणित करना। तीसरे नंबर पर है विश्व बैंक अविकसित देशों में व्यक्तिगत विनियोगकर्ताओं को उत्पादन कार्य के लिए पूंजी का विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा विनियोगकर्ताओं को उनकी पूंजी पर गारंटी देता है तथा ऋण देकर सहायता करता है। चौथे नंबर पर आता है विश्व बैंक अपने सदस्य देशों से संबंधित देशों में रोजगार, आय तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अपना कार्य 1946 में प्रारंभ किया। इसके सदस्यों की संख्या 106 है। विश्व बैंक का कार्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कार्यवाहक निर्देशक, अध्यक्ष, अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा संचालित किया जाता है। इनका कार्यालय वाशिंगटन में है।
और 5वें नंबर पर आता है विश्व बैंक की पूंजी, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कि प्रारंभ में विश्व बैंक की जो निर्धारित पूंजी है वो 10,000 मिलियन डॉलर थी। इस निर्धारित राशि को 1 लाख रुपए के शेयरों में विभाजित किया गया था और सभी सदस्य देशों ने अपने नियंतांश के अनुसार शेयरों को खरीदा था। इस स्वीकृत पूंजी में समय समय पर आवश्यकता अनुसार बढ़ोतरी भी की जाती है। सदस्यता मिलने पर प्रत्येक देश विश्व बैंक को नियंतांश का 20% भाग देता है और इनमें से 20% स्वर्ण के रूप में तथा 18% प्रचलित मुद्रा के रूप में होता है। शेष 80 जो प्रतिशत बच गया वो 80% भाग उस राष्ट्र से विश्व बैंक कभी भी मांग कर सकता है। नियतांश राष्ट्रों के दायित्वों एवं प्रशासकीय अधिकारों को ही निर्धारित करता है, ना कि उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऋणों की सीमाओं को। विश्व बैंक के सदस्यों की देयता सीमित होती है। हम बात करते हैं विश्व बैंक की कार्यप्रणालियां और उसके कार्यों की। मेथड्स ऑफ वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की विभिन्न कार्यप्रणालियों एवं कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है विश्व बैंक का प्रथम कर्तव्य है सदस्य राष्ट्रों की विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करना। ऋण यह विश्वास होने पर दिया जाता है कि सदस्य राष्ट्रों को अन्य साधनों से उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त नहीं हो रहा और वह ऋण लेने योग्य है। दूसरे नंबर पर आता है विश्व बैंक सदस्य देशों से प्राप्त स्वर्ण को किसी देश को ऋण देने के लिए प्रयोग कर सकता है, परंतु यदि ऋण किसी देश की ही मुद्रा में देना हो तो बैंक उस सदस्य देश की पूर्व स्वीकृति से ही ऐसा कर सकता है। तीसरे नंबर पर इसका कार्य है कि विश्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। कई अवसरों पर बैंक उधार ली गई पूंजी में से ऋण देता है। चौथे नंबर पर आता है कि यदि बैंक अपनी गारंटी पर ऋण दिलाए तो ऋण लेने वाले राष्ट्र को भुगतान उसी मुद्रा में करना पड़ता है जिस मुद्रा में उसने ऋण लिया था। 5वें नंबर पर इस ऋण पर विश्व बैंक 1 से 10% तक कमीशन लेता है और यह कमीशन विशेष कोष में जमा किया जाता है। 6वें नंबर पर आता है कि अपने कोष में से दिए जाने वाले ऋण पर बैंक 2% से लेकर 3% तक ब्याज वसूल करता है। 7वें नंबर पर आता है कि यदि कोई सदस्य देश ऋण का भुगतान ना कर पाए तब विश्व बैंक विशेष कोष में से उसका भुगतान करता है। 8वें नंबर पर आता है कि विश्व बैंक संबंधित राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता करता है। 9वें नंबर पर आता है कि सदस्य राष्ट्रों को विश्व बैंक तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। 11वें नंबर पर है कि सन 1957 में सदस्य देशों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने एक आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की थी। इसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और बैंक समय समय पर अपने देशों को, जो कि उसके सदस्य देश होते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भेजकर उनकी आर्थिक स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण भी कराता है। ये आपके 10वें नंबर का पॉइंट था। 11वें नंबर पर आता है कि सन 1957 में सदस्य देशों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने एक आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की थी। 12वें नंबर पर आता है कि विश्व बैंक लाभ का वितरण करते समय सर्वप्रथम ऋणदाता राष्ट्रों को उनकी पूंजी से प्रदत्त लाभ की औसत रकम का 20% ब्याज देता है। तत्पश्चात शेष लाभ को वह सदस्य देशों में उसकी स्वीकृत पूंजी के अनुपात में प्रचलित मुद्राओं में वितरित करता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है विश्व बैंक ऋण लिए जाने वाले, यानी जिसको ऋण जो लेता है, कार्य के औचित्य एवं अनौचित्य पर, ऋण देने की उचित एवं न्यायपूर्ण शर्तों पर और ऋण वापस करने योग्य है या नहीं तथा संबंधित देश की सरकार की गारंटी पर भली भांति दृष्टि डालता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वयं विश्व बैंक ऋण की मात्रा तथा गारंटी का निर्धारण भी करता है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि संबंधित देश के केंद्रीय बैंक में जमा की जाती है तथा ऋण लेने वाली संस्था वहीं से आवश्यकता के अनुरूप धन ले सकती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है कि अपनी अर्जित पूंजी और संचित निधि से बैंक अधिक ऋण न तो स्वयं दे सकता है और न ही किसी से दिला सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विश्व बैंक दे ऋण का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है, यह निरीक्षण भी कर सकता है।
इसके अलावा विश्व बैंक देय ऋण पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि ऋण लेने वाले देश में ही खर्च किया जाए। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं विश्व बैंक और भारत, वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया। विश्व बैंक ने अविकसित राष्ट्रों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका आदि को विकास के लिए ऋण के रूप में प्रचुर सहायता प्रदान की। तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी इन देशों के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया गया। विश्व बैंक के सूत्रों के अनुसार सन 1981 से 1982 के लिए भारत को विश्व बैंक ने $3.5 अरब की राशि दी। इसके पश्चात जून 1981 में समाचार पता चला कि विश्व बैंक की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को आसान किश्तों पर $1.5 अरब की सहायता दी तथा विश्व बैंक ने भी अनुमानतः 45 करोड़ के ऋण का वचन दिया। शेष राशि भारत को सहायता देने को उत्सुक